Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा। कैसे हो सब? एंड आई होप आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जीएस तो आप पढ़ रहे होंगे अपनी, ठीक है, और जीके किसका काम है? मेरा काम है, ठीक है। और जल्दी ही मैं जीएस से रिलेटेड भी आपके लिए बैच लेके आऊँगा। मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे आपसे, ठीक है, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आज की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कि आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, ठीक है। लेंथी के साथ साथ मैं आपको उनको कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा, और फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा अपना, कैसे हम उस टॉपिक की क्लैरिटी अपने माइंड में फिट कर लें, ताकि जो पावर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस है वो हमें आ जाए अच्छे से, और हम कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम क्या कर ले, दे के आ जाएं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड आज मैंने कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए लेके आया हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक्स की जो जो हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पैटर्न वही चलाया था, वही फॉलो रखेंगे। सबसे पहले लेंगे एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, क्योंकि जो ये मैं क्वेश्चन डेली डेली क्या होता है ना, देखो अगर मैं एक क्लास में क्वेश्चन लेके आऊंगा, अब जो सीडीएस का एग्जाम है वो एग्जाम होगा सितंबर में, जो सीएपीएफ का एग्जाम है वो है अगस्त में। अब अगर डेली मैं जो ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये 2 महीने के हो गए 60 क्वेश्चन। अब ये जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि आ सकता है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे और एक बार पता लग जाएगा कि बेसिकली हम ना जिस लाइन पे चल रहे हैं ना, जिस लाइन पे जीके को सोल्व करना चाह रहे हैं, कि वो हम ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्लास की शुरुआत होगी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, और क्लास की एंड भी क्या होगी, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपको आंसर करना है, ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक हम आज करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा अरब लीग। अब अरब लीग एक बॉडी है अरब कंट्रीज की, इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं और ये न्यूज में क्यों है, और ये बॉडी की फॉर्मेशन कब हुई, सब कुछ करेंगे आराम से मजे तरीके से, ठीक है। तीसरा टॉपिक हम लेंगे मिशन ईशन। अब मिशन जो ये ISHAN ईशन मिशन है, ये कौन सा मिशन है? अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये मिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में सीधे पूछ सकते हैं कि जो ये मिशन ईशन है ये किस से रिलेट करता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे अगला टॉपिक हम करेंगे कॉन्करिंग एवरेस्ट एट 55। ये इंडिया के लिए थोड़ी सी प्राउड मोमेंट वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी 55 ईयर की एज की एक वुमेन ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। अब आप खुद सोचो, यंग लोग नहीं क्लाइम कर पा रहे, पर उसने 55 की होते हुए सेफली, वो सेफ है बिल्कुल, वो उतर चुकी है, सेफली उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। वो कौन है, इससे क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा बनता है। इससे तो सिर्फ नेम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेगा। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब हम करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट सर्विसेज इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सीडीएस क्यों नहीं पूछेगा? सीडीएस कौन कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, यूपीएससी तो करवा रहा है। सीएपीएफ कौन कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इनका आईयूसीएन स्टेटस हम पढ़ेंगे, साथ के साथ में पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में आई क्यों है, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कौन सी स्टेट का स्टेट एनिमल है। आप मुझे अभी भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, गूगल नहीं करना, ठीक है। गूगल वहीं पे करेंगे जहां पे मैं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से नोट पे मैं बता देना चाहता हूं आपको, क्या बताना देना चाहता हूं कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। मैं ये बात रिपीट करता रहता हूं, ठीक है। अपने दिन की शुरुआत जो है ना वो अच्छे से करो। ये वीडियो जो पब्लिश होगी आपके पास वो होगी 2 बजे के बाद, ठीक है। दिन की शुरुआत करो अच्छे से अपने जीएस को लेके, ठीक है ना। सुबह सुबह जीके के इतने सारे रैंडम टॉपिक्स अपने दिमाग में भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर रीड अगर आप करते हो, सेल्फ रीड करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो करो, ठीक है। बट रैंडम वीडियो सुबह सुबह ही अपने दिमाग को इतने सारे रैंडम थॉट से भर दो, क्योंकि जीके से ही तो सारा पेपर नहीं आने वाला ना, ठीक है। अपने स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करो, सुबह सुबह अपनी एनर्जी यूटिलाइज करवाओ। ये वीडियो रहेगी 25 से 30 मिनट की, इसको आप लेट के बैठ के जैसे भी देख सकते हो, देखो, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के क्वेश्चन सीएपीएफ में तो ज्यादा पूछे नहीं जाते, बट थीम्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 मनाया गया था, कौन सी डेट को मनाया गया था, चलो मैं आपको बता देता हूं, ये मनाया गया था 3 मई में, ठीक है। अब 3 मई को ये मनाया गया था। अब इस डे पे इस साल 2024 की क्या थीम थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई करो एक बार सोल्व करने की, नहीं होता 10 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बेसिकली इस डेट की स्टार्ट कब हुई थी, और एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जाम में आ सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो जिन्होंने अटेम्प्ट किया अच्छी बात है। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। गैस भी कर सकते हो, आपकी इन्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा सीन चला हुआ है आजकल, ठीक है। सो देखो जो थीम होती है ना, थीम हमेशा जो करंट में चल रहा होता है उस पे बेस्ड होती है थीम, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, पब्लिक को इंफॉर्मेशन तो कब से प्रोवाइड करवाई रही है ना प्रेस और मीडिया, ठीक है। सो ये तो कुछ करंट वाली इंपॉर्टेंट बात नहीं, बट इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा आया हुआ है करंट में, ठीक है। सो इससे रिलेट होके ये क्वेश्चन आता है, और ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी देख लेते हैं हम कि बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें देख लेते हैं हम कि नीचे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, ये मैं आपको बता चुका हूं ये वाली बात, ठीक है। अब ये डे स्टार्ट हुआ था 1993 के अंदर। 1993 के अंदर क्या हुआ था, यूनेस्को जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशन दी थी, और उसी टाइम पे 1993 के आसपास ही क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन आया था। डेक्लेरेशन का नाम था विंड होक, डेक्लेरेशन का नाम था विंड होक डेक्लेरेशन। ये डेक्लेरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पूरा का पूरा डेक्लेरेशन था किसके रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड, प्रेस को इंडिपेंडेंट बना दो, ठीक है ना, प्रेस में किसी की भी क्या ना हो, किसी की भी दखल अंदाजी ना हो प्रेस के अंदर, ठीक है। सो ये हुआ था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंड होक डेक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, सो विंड होक डेक्लेरेशन रिलेट करता है प्रेस से, ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि विंड होक डेक्लेरेशन सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट करता है इन द रिल्म ऑफ प्रेस फ्रीडम, ठीक है। रिल्म क्या होता है कि मतलब कि पूरा जितना ज्यादा प्रेस की अलग अलग कंट्रीज में जो थे ना, उन सबको रिलेट करते कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और फाइनली क्या हो गया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में क्या हुआ था 1993 में, ये पास हो चुका था। ये क्या हुआ था, पास हो चुका था ये वाला, ठीक है। सो 1993 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, एवरी ईयर एनुअली सीन ऑन 3 मई। इस साल की थीम क्या थी वो भी हम देख चुके हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इसी के साथ जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं अरब लीग को लेकर। सो अब अरब लीग जो थी ना, अरब लीग स्टार्ट हुई थी 1945 में, बनी थी ये बॉडी। एक चीज याद रखना, 1945 में बनी थी अरब लीग और 1945 में बनी थी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। एक टॉपिक, दो अलग अलग बॉडीज, और दोनों अलग अलग बॉडीज सेम टाइम पे फॉर्म हुई है, ठीक है। सो इसको रिलेट करना, इसको याद करना। सो दोनों की फॉर्मेशन कब हुई है, 1945 में हुई है। अब ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अरब लीग, जिसको हम लीग ऑफ अरब कंट्रीज भी बोलते हैं, ये इन्होंने डिमांड किया है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स आए और आके क्या करे, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करे पैलेस्तीन के, वो पैलेस्तीन में आई यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अब ये तो थी न्यूज जो कि मैंने यहां पे लिख दी कि अरब लीग ने रिसेंटली कॉल की है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को इन दी पैलेस्टीन टेरिटोरियल। एक समिट हो रही थी कहां पे, बैरिन मन्नामा में, ठीक है। सो बेसिकली न्यूज में तो सिर्फ ये है, बट क्या यहां से क्वेश्चन आएगा, सो नहीं। क्वेश्चन कहां से आ सकता है, हम इस टॉपिक में 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे कि अरब लीग क्या होती है, दूसरी पढ़ेंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती है, और इंडिया की को क्या कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में, ठीक है। सो ये चीज देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अरब लीग से। अरब लीग, जिसको लीग ऑफ अरब नेशंस भी बोला जाता है, कंट्रीज बोला जाता है, इसमें ज्यादातर जो कंट्रीज है वो अरब की है, ठीक है। ज्यादातर देखा जाता है मुस्लिम कंट्रीज इसके अंदर, राइट। अब इसकी फॉर्मेशन होती है 1945 के अंदर, ठीक है। 1945 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, कहां पे फॉर्मेशन होती है, कैरियो इजिप्ट के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, कैरियो इजिप्ट के अंदर ही है, ठीक है। क्यों, जहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई वहीं पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी देखी जाती है अरेबिक, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक देखी जाती है, इजिप्ट में ही है इनका। इसके करंटली 22 मेंबर्स है, करंटली क्या है, 22 मेंबर्स है। बट अगर आप मेरे से पूछो दैट सर डू वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द 22 मेंबर्स, सो आई विल से नो। आपको 22 मेंबर्स के नाम याद नहीं रखने, बट आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली जब ये जो अरब लीग बनी थी,
उस टाइम पे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। सो फाउंडिंग कंट्रीज कौन सी थी, फाउंडिंग कंट्रीज थी लीग की इजिप्ट। ऑब्वियसली अगर ये लीग इजिप्ट में बनी है, इजिप्ट कैरियो में बनी है, कैरियो एक शहर है वहां का, सो ऑब्वियसली बात है तो इजिप्ट तो इसकी मेंबर होगी होगी, ठीक है। सो इजिप्ट इसकी मेंबर है, सीरिया इसकी मेंबर है, लेबनान इसकी मेंबर है, इराक इसका मेंबर है, जॉर्डन इसका मेंबर है, सऊदी अरेबिया इसका मेंबर और यमन इसका मेंबर है। सो ये बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। अब आप मेरे को पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे याद रखें, सो इसके लिए मैंने आपको न्यूमोनिक्स याद करवाया है। सो न्यूमोनिक्स थोड़ा सा अलग है बट आपको याद रखना है। सो आपको एक वर्ड याद रखना है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरब लीग लिख देना इज इक्वल टू यस जेल। क्या लिख देना, YES, यस JAIL, जेल, ठीक है, कि हाँ जेल, हाँ जेल, यस जेल याद रख देना, ठीक है। इस वर्ड में ही सारी कंट्रीज आ जाती हैं। वाई से देखो, वाई से आ गया हमारे पास यमन, एक कंट्री होगी। ई से हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, ई से कौन सी कंट्री होगी, इजिप्ट। एस से हमारे पास आ गया सीरिया। सो 3 कंट्रीज होगी यस से, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूं। सो आई होप यस से आपको पता चल गया, यमन, इजिप्ट, सीरिया। जे से हमारे पास जॉर्डन हो गया, ए से लगा लो अरेबिया, सऊदी अरेबिया कंट्री होगी ए से। आई से हमारे पास कौन सी हो गई है, यहां पे इराक आई से हो गई है, और एल से लेबनान होगी। इसी के साथ जो हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 7 की 7 कंट्रीज याद हो चुकी है। निमोनिक्स क्या है, यस जेल, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। उसके बाद हम चलते हैं कि इस कंट्री के, इस जो लीग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 22 मेंबर्स हैं। अब ये 22 तो ऑफिशियल मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। याद रखना, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो सारे मेंबर्स है ना 22, ये आसपास की कंट्रीज ही हैं, ज्यादातर देखी गई हैं, बट टर्की इसका मेंबर नहीं है। ये बात याद रखना, दैट टर्की इज नॉट द मेंबर ऑफ अरब लीग। अब टर्की इसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि टर्की और इराक के बीच में किसी प्रोजेक्ट को लेके कुछ विवाद है, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो इसलिए टर्की इसका मेंबर नहीं है, राइट। अब क्या इंडिया इसका मेंबर है, सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑफिशियली मेंबर इसका इंडिया नहीं है। पर आप देख पा रहे हो यहां पे इंडिया का नाम मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया को दे हैव गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस। इंडिया को इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था। किसने दिया था, लीग ऑफ अरब स्टेट्स ने क्या दिया था, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था किसको, इंडिया को। तो इस पॉइंट को याद रखना कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस तो मिला है, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इंडिया के साथ साथ ब्राजील और इरिट्रिया, वेनेजुला, इनको भी क्या मिला हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेटस क्या मिला हुआ है, किसका, अरब लीग का, या फिर लीग ऑफ अरब स्टेट्स, दोनों ही सेम हैं, ठीक है। अब ओवरऑल एम हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। ऐसे ही अरब लीग का जो इंपॉर्टेंट एम है वो ये है कि हमारी जितनी भी उनकी अरब कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट को देखना, उनके इंटरेस्ट को सेव करना, ठीक है। ऑल दो 1950 में क्या हुआ था, 1950 से पहले 5 साल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट 1950 में क्या हुआ था, अरब लीग ने यह डिसाइड किया था कि हम अपनी मेंबर स्टेट्स को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे अगर कहीं पे जरूरत हुई, ठीक है। सो मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। 1950 के बाद यह भी पक्का डिसाइड हो गया था। और इस अरब लीग ने पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया हुआ है। क्या है ना कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत ही ज्यादा इश्यूज हैं, अभी भी हैं, रिसेंट भी हैं, और कब से चलते आ रहे हैं, ठीक है। बट पैलेस्तीन को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने नहीं दी हुई, पर अरब लीग ने, ऑब्वियस सी बात है कि अरब लीग ने क्या किया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की रिकॉग्निशन दी हुई है पैलेस्तीन को। तभी तो वो अभी डिमांड कर रहे हैं कि यूएन को, कि आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजो। कहां पे भेजो, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पैलेस्तीन में भेजे, ताकि वहां के जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को चेंज कर दे वो किसके अंदर, पीस के अंदर, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट इसका होता है कि कोई भी बॉडी बनती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हायरार्की लेवल होता है। सो ऐसे ही अरब लीग के सबसे टॉप पे जो बॉडी है उसका नाम होता है काउंसिल नाम की बॉडी है। उस काउंसिल बॉडी में मेंबर्स बैठते हैं, सबके पास वोटिंग राइट होती है, ठीक है। और यही सब कुछ होता है, हर बॉडी की वही है, ठीक है। सो अरब लीग कब बनी थी, 1945 में बनी थी। कितने मेंबर्स है, 22 मेंबर्स है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, यस जेल है फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, कैरियो इजिप्ट के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरेबिक है। इतना याद रखोगे, इस बॉडी से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को, क्योंकि ये भी तो न्यूज में थी। सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को देखें तो इनको ब्लू फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो इनकी कैप होती है ऐसे करके ब्लू होती है, ये कैप के ऊपर इनका लोगो लगा रहता है। अब मैंने जैसे बताया था कि अरब लीग की फॉर्मेशन भी हुई थी 1945 में, ऐसे ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स की भी फॉर्मेशन हुई थी 1945 के अंदर। उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चली हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में। रशिया जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन तो नहीं, वो पहले था, रशिया के बीच में। सो अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी,
यूएन पीस कीपिंग फोर्स का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कोई भी कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है, उस कंट्री में अपनी फोर्सेस को एक्स्टेब्लिश करना ताकि वहां के कॉन्फ्लिक्ट को एक पीस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये है इसका मेन एम और ये है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। समझ आ गया? अब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है कंसेंट ऑफ द स्टेट। अब जो 2 पार्टीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आई है, उन पार्टीज में से कोई एक पार्टी अगर डिमांड करेगी कि यहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज दो, तभी तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्यों ना वहां पे भेजी जाएगी। बिना बुलावे के, बिना कंसेंट के यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहीं पे भी जाके डोमिनेंस नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोई डोमिनेंस नहीं करती। आप इसको बुलाओगे तो ये आएगी। ठीक है, अब ये इंपार्शियल होनी चाहिए। सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसेंट ऑफ द पार्टीज इंपार्शियल होना चाहिए। ठीक है, ये सब पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ठीक है ना, पीपीटी मिल जाएगी आपको। सो इंपार्शियल इसको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंपार्शियल होगी तभी तो ये सही डिसीजन की ना लेगी। अब एक चीज हो रहा है इंपॉर्टेंट कि जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स किसी भी कंट्री में जाती है पीस को एक्स्टेब्लिश करने के लिए, सो हैवी वेपन्स ये नहीं लेके जाती है अपने साथ, बट लाइट वेपन जरूर अपने साथ लेके जाती है। और लास्ट पॉइंट देखिए, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स को राइट नहीं है कि वो कोई भी तरीके की वहां पे लड़ाई करे, बट वो फाइट तभी कर सकती है अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करे। ठीक है, सो ओनली इन द केस ऑफ द सेल्फ डिफेंस वो क्या कर सकते हैं, दूसरे वाली पार्टी को हार्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यही सब इंपॉर्टेंट है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लेके, जो कि 1945 में हुई थी। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इन द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। सो याद रखना, स्टार मार्क लगा देता हूं मैं इस पॉइंट पे, वेयर इज द मार्कर, यस। सो इस पॉइंट को याद रखना, स्टार मार्क लगा देता हूं, दैट इंडिया कंट्रीब्यूट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट। किसका कंट्रीब्यूट? ट्रूप्स कंट्रीब्यूट। ट्रूप्स का मतलब वेपन्स कंट्रीब्यूट। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री विद द हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉइंग सोल्जर्स। इंडिया अपनी तरफ से यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ट्रूप्स को भी क्या कर रहा है, दे रहा है, अपने सोल्जर्स को भी दे रहा है। ठीक है, इंजीनियर्स को भी दे रहा है। सो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। अब मैं कुछ आपको ऐसे एग्जांपल भी बताऊंगा जहां पे इंडिया की तरफ से मेल ही नहीं फीमेल्स ने भी क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जेंडर इनइक्वालिटी का। इसको आप अपने एस्से में भी कोट कर सकते हो। सीधा इस पॉइंट को कोट कर देना अपने सीएपीएफ के एस्से में, अगर एस्से रिलेट होके आता है जेंडर इनइक्वालिटी या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई भी आपके पास एस्से आता है। ठीक है, अब इंडिया हैज टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी कैसे? कि इंडिया कह रही है कि इंडिया की जो वुमेन है उनके पास भी इतनी पावर है कि वो जाके कन्फ्रंट कर सकती है, वो जाके कहीं पे भी पीस को एक्स्टेब्लिश कर सकती हैं। सो इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस बाय डिप्लॉइंग फीमेल एंगेजमेंट टीम से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन। तो इसमें यही पूछा बोला गया है कि इंडिया की तरफ से वुमेन सोल्जर्स, आप देख पा रहे हो सारे के सारे इंडियन वुमेन सोल्जर्स है, सब ने ब्लू कैप पहनी हुई है क्योंकि इस टाइम ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया के इंपॉर्टेंट मैं आपको मिशन बताने जा रहा हूं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वहां पे पीस एक्स्टेब्लिश करने के लिए इंडिया की तरफ से वुमेन सोल्जर्स गए थे। सेकेंडली कौन सा आ सकता है? लाइबेरिया, लाइबेरिया भी है। सो ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को सीधा आप कोट कर सकते हो अपने एस्से में। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो कि एग्जाम में भी आ सकती है चीज, वो ये आ सकती है कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक्स्टैब्लिश किया सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर। ऑब्वियसली इंडिया में अगर कोई भी ऐसा सेंटर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस है कि वो कहां पे हो, न्यू दिल्ली के अंदर ही हो। ठीक है, सो ये सब कुछ था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन ईशन। अब ये ऑपरेशन सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पूरे टॉपिक में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इसमें एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिशन है ये किससे रिलेट करता है। सो ये एयरप्लेन्स से रिलेट करता है, जिसको हम एरोस्पेस भी बोलते हैं। ये किससे रिलेट करता है? एयर स्पेस से रिलेट करता है। सॉरी, एरोस्पेस नहीं, एयर स्पेस से रिलेट करता है। सो वन नेशन और हमारी वन एयर स्पेस होनी चाहिए, यही इसका मेन मोटिव है। सो मेन मोटिव ऑफ द मिशन ईशन इज राइट, वन नेशन है, सो वन ही हमारी क्या होनी चाहिए? एयर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, सो अब इस मिशन में हम करने क्या वाले हैं उसको सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, छोटी सी स्टोरी है बस। ठीक है, अब इंडिया में राइट नाउ 4 FIR हैं। FRI का मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन
रीजन, ठीक है। सो आज के टाइम में फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन 4 है इंडिया में, देखा जाए अलग अलग लोकेलिटीज में है। अब ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन क्या होती है? जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है या फिर जब वो टेक ऑफ करेगी या फिर वो लैंड करेगी, उस टाइम पे उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है रिगार्डिंग टेक ऑफ, रिगार्डिंग क्लाइमेटिक वेदर, उनको मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना फ्लाइट से रिलेटेड। ऐसे सेंटर्स 4 हैं अब, बट इंडिया सोच रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एएआई है, वो भी सोच रहा है कि अब पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा एक नेशन है, सो पूरे इंडिया के अंदर हम एक ही ऐसा सेंटर बनाए जहां से हम पूरे एयरलाइंस को, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, हम उसको एक ही जगह से मॉनिटर करें। अब इससे फायदे क्या होंगे? देखो, आज के टाइम में 4 अलग अलग जगह पे बैठ के फ्लाइट्स को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बीच में बैकलैप है कि हाँ, आपस में सेंटर, आपस में उसमें क्या है ना कि उसमें देखो यार, 4 बंदे अलग अलग 4 जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो 4 अलग अलग जगह पे एक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी आपस में थोड़ा सा एफिशिएंसी कम आ रही है। बट अगर वो एक ही जगह पे बैठ के एक ही इतना बड़ा सेंटर बना दिया जाएगा कि एक ही जगह पे बैठ के आप पूरे इंडिया की एयरलाइंस को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्लैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यही इसका मेन एम है। किसका मेन एम है? मिशन ईशन का यही मेन एम है। सो अब पीपीटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जो प्रोजेक्ट ईशन है ये एम करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा एयर ट्रैफिक को, बेनिफिट करेगा एयरलाइंस को, पैसेंजर्स को भी करेगा, और ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि राइट नाउ 4 एफआईआर हैं जो कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजंस हैं। इन चारों को एक बनाने की बात कर रहे हैं और उसको एक बना के उसका सेंटर कहां पे एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे कर रहे हैं वो? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर उसको एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, एक बार बेनिफिट देख लेना। सो सीमलेस ऑपरेशंस, ऑब्वियसली सीमलेस ऑपरेशंस होंगे, रिड्यूस करेगा कंजेक्शन, ठीक है, और इंक्रीज कर देगा वो कैपेसिटी आपकी, और एफिशिएंट रूटिंग, रिड्यूस करेगा फ्लाइट टाइम्स। सो ये सारे के सारे बेनिफिट होंगे। सो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं, रीजन से उठा के एक जगह पे बिठाएंगे और वहीं से मॉनिटर की जाएगी ये एयरलाइंस, ठीक है। और ये सब कुछ, ये सारा मिशन देखते हुए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि आप अच्छे से रिपोर्ट बनाइए, अच्छे से इसके फायदे लिखिए, अच्छे से इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखिए, फिर हम देखते हैं कि बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना। बट मोस्ट प्रोबेबली इसकी एक यूनिट ही एस्टैब्लिश की जाएगी और वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, उसका सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। यही बात यहां पे बोली गई है। और ईशान को अगर एलैबोरेट करके बोला जाए तो ये ईशान मिशन की फुल फॉर्म क्या है, अगर बोला जाए तो इंडियन सिंगल स्काई भी सिंगल है, सो जहां से हम मॉनिटर करेंगे वो भी सिंगल यूनिट होगी, हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या है। सो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी, 2 बॉडीज को साथ में मिला के। 1995 से पहले क्या होता था, जो नेशनल फ्लाइट्स होती थी और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती थी, दोनों की अलग अलग बॉडी होती थी। जो भी फ्लाइट इंटरनेशनल जाएगी उसकी बॉडी अलग होती थी, जो फ्लाइट इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट होती थी उसकी बॉडी अलग होती थी। 1995 में क्या हुआ, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को, दोनों को साथ में मिला के एक ही बॉडी बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। इसके काफी एग्जाम्स भी निकलते हैं, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इतना ही याद रखना है आपको, इससे बाहर जाना नहीं, पीएचडी करनी नहीं, इतना ही याद रखना कि एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयर स्पेस से रिलेटेड कौन सा मिशन अभी न्यूज में है, मिशन ईशन, ISHAN, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब फाइनली ये वो वुमेन है जिन्होंने इंडिया का नाम क्या कर दिया, ऑब्वियसली एक हाई स्टेज पे ले गया, क्योंकि जितना बड़ा माउंटेन इन्होंने क्लाइम किया है ना, उतना ही बड़ा क्या बन दिया, इंडिया की इन्होंने पहचान बना दिया वर्ल्ड वाइड। सो इंडिया की तरफ से सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है एट अ एज ऑफ 55, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो इससे पहले वुमेन थी जिनके पास ये रिकॉर्ड था, उनका नाम है संगीता बहल, उनका नाम है, उन्होंने 53 की एज में ये क्लाइम किया था, 2018 की बात है। सो 2018 में संगीता जी ने ये अवार्ड था उनके पास, बट अभी ये अवार्ड जीतने वाली बन चुकी हैं, कौन बन चुकी हैं जीतने वाली अवार्ड, ज्योति रात्रे।
सो ज्योति रायतरे बन चुकी हैं ये अवार्ड को जीतने वाली पहली ऐसी ओल्डेस्ट वुमेन बन चुकी है, ठीक है। ये इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, नेम ही याद रखना, ठीक है। सो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन कौन है 55 की एज में जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट? ज्योति रायतरे। ये इनकी इमेज आप देख पा रहे हो और ये बहुत ही अमेजिंग बात अपने आप में, 55 की एज में माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना सच में बहुत बड़ी बात है भाई। उसके बाद हम जाते हैं, एक छोटा सा न्यूज़ है, ये ना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधा इसका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बेसिकली ये जो नाम है ना किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर ये जो नाम है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये वाली मिसाइल वाला, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं, सो जो मिसाइल का नाम है वो है ASMPA अस्मा। सो ये बहुत पुरानी मिसाइल है, कहाँ की है? ये फ्रांस की है। सबसे पहले जो नाम याद रखना है आपने वो याद रखना है FRANCE, फ्रांस। सो ये फ्रांस से रिलेट कर रहा है। 1986 में सबसे पहले इस मिसाइल को बनाया गया था। लेटर ऑन इसमें अपडेट किए गए, न्यू इन्वेंशन इसमें कही गई, इसका नाम को चेंज किया गया, कभी ASMP बना दिया, कभी ASMP के बाद A लगा दिया। सो अभी रिसेंट में जो मोस्ट इसका अपडेटेड वर्जन है ना, वो एक ऐसा मिसाइल है जिसके ऊपर आप वारहेड को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही न्यूक्लियर वॉरहेड को, सो ये फ्रांस के लिए अच्छी बात है। सो फ्रांस मेक फर्स्ट फायरिंग ऑफ अस्मा आर। देखो मैं बोल रहा हूं ना, सबसे पहले इसको बोलते थे ASMP, उसके बाद इसमें कुछ अपडेट हुआ तो इसको बोलने लगे ASMPA, उसके बाद कुछ और अपडेट हुआ तो इसको बोलने लगे ASMPA आर। सो ऐसे ऐसे ना अपडेट होते रहते हैं मिसाइल्स में, बट सबसे पहले ये कब बनी थी? 1986 में बनी थी। ये किससे बिलोंग करती है? फ्रांस से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अब ये एक एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल है। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पहली बात एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो अस्मा है ASMPA कौन सी कंट्री की मिसाइल है? सो ये फ्रांस की मिसाइल है। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो अस्मा है ये क्या है? सो ये बेसिकली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखो, मानो कि आपने यहां से टारगेट हिट करना है, याद रखना ये है एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, पहले एयर में जाएगी फिर ग्राउंड में जाएगी और वहां पे ब्लास्ट कर देगी, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। अब दो टाइप की यहां पे हमारे पास मिसाइल्स होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। दोनों में क्या फर्क है? देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना वो एक पैराबोला बनाती है। पैराबोला सबने पता होगा, पैराबोला क्या होता है, जिनको नहीं पता पैराबोला मैं बता देता हूं। सो बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है पॉइंट A से, मान लो कि पॉइंट A से लॉन्च की, तो वो एक पैराबोला बनाएगी और पॉइंट B पे टकराएगी। मतलब वो मिसाइल ऐसे जाएगी, ऐसे बिल्कुल स्काई पे जाएगी, टॉप लिमिट पे रीच करेगी, उसके बाद यहां पे वो मिसाइल अपने फ्यूल को बंद कर देगी और वो मिसाइल ग्रेविटी की मदद से नीचे गिरेगी और पूरा ऐसा पैराबोला बनाएगी। सो ये मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल। ये है बैलिस्टिक। अब बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ग्रेविटी का यूज नहीं करती, वो जब वो पॉइंट A से निकलेगी और पॉइंट B पे पहुंचेगी, सो वो अपने इंजन ऑन में ही रहती है, ठीक है। सो जो क्रूज मिसाइल होती है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट तक जाएगी, बस यहां से वेट अ सेकंड, वो यहां से इतनी हाइट तक जाएगी और उसके बाद वो ग्राउंड को ही यूज करेगी और ऐसे टिल्ट होते हुए यहां पे आगे लग जाएगी, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो जो पैराबोला बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाइट तक जाती है और फिर ग्रेविटी का यूज करके नीचे गिरेगी बी पॉइंट पे। बट जो क्रूज मिसाइल हमारे पास होती है, क्रूज मिसाइल एक हाइट तक जाएगी और उसके बाद वो लैंड से लगा लो 50 से 60 फीट तक होगी और वो लैंड से ही ऐसे ट्रेवल करेगी और बी पॉइंट पे जाके क्या कर देगी? हिट कर देगी। और ये होता है हमारे पास क्रूज मिसाइल। सो आई होप आज के बाद ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है। सो ये जो अस्मा है ASMPA, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी फुल फॉर्म देखी गई है एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये जो मिसाइल है इसके टॉप पे न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये अपने साथ एक न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, जहां पे बम फोड़ रहे हैं वहां पे बम फोड़ सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे बताया है। अब इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो ये लास्ट टॉपिक भी है। सो ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, जिनको हम GIS भी बोलते हैं। अब इस टॉपिक की एक स्टोरी है, पहले वो स्टोरी सुनिए।
रिसेंट में हुई थी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा हुई थी 23 मई को, ठीक है। अब बुद्ध पूर्णिमा का मतलब होता है कि बुद्ध पूर्णिमा हर साल अलग अलग डेट पे तो सेलिब्रेट की जाती है, बट बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पे क्या होता है, फुल मून होएगा स्काई पे, और जो मून की लाइटिंग होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि आपकी जो क्लैरिटी है, देखने की क्लैरिटी, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो ये सर्वे होता है, ये ज्यादातर बुद्ध पूर्णिमा को ही क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। अब बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन एक सर्वे होता है, सर्वे का नाम है वाटर होल सर्वे। अब आप बोलोगे ये वाटर होल सर्वे क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। वाटर होल सर्वे का मतलब होता है कि आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करोगे, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ द वाटर होल सर्वे। कैसे? अब एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट अलग अलग प्लेस पे वाटर का एक ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो वहां पे वाइल्ड लाइफ, जो वहां पे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको पानी मिल जाए, वो पानी पीते रहे टाइम टाइम पे, ठीक है। अब वाटर होल सर्वे के टाइम पे क्या होता है कि कैमरे की मदद से कैप्चर किया जाता है कि कितने ज्यादा एनिमल की पॉपुलेशन है वहां पे, जितने एनिमल रात को पानी पीने आएंगे उसके पास, ठीक है। सो ये एक बहुत ही गुड आइडिया है पॉपुलेशन को मेजर करने का। अब ये बुद्ध पूर्णिमा को इसलिए सेलिब्रेट किया, बुद्ध पूर्णिमा को इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि जो रात को क्लैरिटी होगी ना कैप्चर करने की इमेजेस, वो ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। सो दिन में क्या होता है कि दिन में एनिमल्स को पता लग जाता है कि बेसिकली हमको कैप्चर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा खतरा भी होता है, तो इसलिए रात को ऑब्जर्व किया जाता है कि रात को एनिमल हो सकता है कि सोने से पहले तो पानी पी के ही सोएंगे या फिर वो उसके पास जाएंगे। सो जितने एनिमल्स उस वाटर के पास पानी पीने जाएंगे उसकी पॉपुलेशन को सेंसिस में लिखा जाता है और बताया जाता है कि भैया अकॉर्डिंग टू द वाटर होल सर्वे इस नेशनल पार्क में इस टाइप की स्पीसीज की इतनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसी टाइप का सर्वे किया गया अलग अलग जगह पे, और ऐसा ही कोई दो इंपॉर्टेंट सर्वे जो निकल के न्यूज में आते हैं वो आते हैं। पहला सर्वे निकल के आता है, एनुअल सर्वे हुआ था, वाटर होल सर्वे कंडक्ट करवाया गया था नेशनल डेजर्ट पार्क में, और वहां पे उन्होंने किसकी, मतलब वहां पे उन्होंने पॉपुलेशन सेंसिस किया किसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ठीक है। अब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रेट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पर एक बार जो भी मैंने स्टोरी बताई है उसको यहां पे पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको कि वाटर होल सर्वे क्या होता है। तो वाटर होल सेंसिस एक मेथड है जो यूज किया जाता है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की असेसमेंट के लिए, मैंने बता दिया आपको ये। अब ड्यूरिंग दिस सर्वे ऑफिशियल ऑब्जर्व एंड काउंट एनिमल्स दैट विजिट वाटर होल इन स्पेसिफिक एरिया, वो भी मैंने बता दिया कि भाई काउंट किया जाता है कि कितने एनिमल विजिट कर रहे हैं पानी पीने के लिए उस वाटर होल के पास, और ये वाटर होल को कौन कंस्ट्रक्ट करवाता है, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ही उसको क्या करवाएगा, कंस्ट्रक्ट करवाएगा। सो ये होता है वाटर होल सर्वे। सो आज के बाद मत भूलना कि वाटर होल सर्वे क्या होता है, राइट। अब हमारे पास अब आता है दूसरा सर्वे। पहला सर्वे हुआ था इंपॉर्टेंट बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को, ये देखो 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। दूसरा सर्वे करवाया गया था संजय गांधी नेशनल पार्क में। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे है अभी मुझे बताइए, वरना मैं तो अभी बता ही दूंगा आपको, ठीक है। सो संजय गांधी नेशनल पार्क में और तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। यहां पे भी सर्वे करवाया गया था और उस सर्वे ने फाइंड किया कि पानी पीने के लिए पॉपुलेशन का सेंसस देखा कि 415 स्पीसीज ऑफ एनिमल, अलग अलग 415 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को क्या किया गया, उन्होंने कैप्चर किया। और ये कब कैप्चर किया, बुद्ध पूर्णिमा के पास कैप्चर किया। अब ये तो था हमारा क्या, वाटर होल सर्वे। अब इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इसको बोला जाता है गोड़ा वन, इसको ये भी बोला जाता है गोड़ा वन। आप इसको याद रख सकते हो। देखो ये इसका जी है और इसका जी है, सो गोड, ये तो भगवान ही हो गया भैया, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, जंगल को वन भी बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ से आप वन को याद रख सकते हो, ठीक है। सो गोड वन, आप गोड़ा वन ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ भैया जंगल में रहने वाला है, और ये क्या है, एक जंगल में रहने वाला, जंगल को वन भी बोला जाता है, तो वन, ठीक है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दूसरा नाम है। अब एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों मैं आपको बता रहा हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स के लिए होता है वो होता है व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोड़ा वन। सो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्या है, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनका आईयूसीएन स्टेटस है। ये शेड्यूल 1 में लाई करती है ऑफ द डब्ल्यूपीए, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, शेड्यूल 1 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स। अब ये साइट्स का मतलब क्या होता है कि
इसके अंदर होता है एक्सपोर्ट, मतलब कि आप किसी भी एनिमल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसका आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल है। सो ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, जो भी एनिमल अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है मतलब कि आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते, आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करवा सकते, करोगे तो फिर आप जाओगे जेल के अंदर, ठीक है। अब आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है दैट ये है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ऐसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा क्या है, ठीक है। अगर आपने देखा है लेक्चर तो बता दिए कमेंट बॉक्स में कि क्या है स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, ठीक है। जैसे कि स्टेट एनिमल ऑफ असम मैंने बताया था जब आपको वन हॉर्न राइनोसोर है, राइट। ऐसे ही क्या है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है इस सर्वे से रिलेटेड जो कि आप एसए में यूज कर सकते हो, बट इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे सिर्फ ये पूछा जाएगा आईयूसीएन स्टेटस, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कौन सी है, या फिर शेड्यूल 1 ऑफ वर्ल्ड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, या फिर अपेंडिक्स 1। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। यहां पे आप देख पा रहे हो इस तरीके की दिखती है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका जो हेड होता है यहाँ पे ब्लैक 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 कलर का वो होता है, एक क्राउन की तरह होता है, इसका जो हेड होता है ना वो क्राउन की तरह होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और इनको आजकल बहुत थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स कैसे हैं, जैसे कि जब ये एग्स को ले करते हैं, सो जो डॉग होते हैं इनके एग्स को हानि पहुंचा सकते हैं, जो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं ये भी इनके लिए ठीक नहीं है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो मानो कि एक इंसेक्ट है वो उसको बहुत ही कोई पॉइजन है, सो वो पॉइजन इसमें क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर रही थी अब तक, और इसको बाय आईयूसीएन स्टेटस में इसको डाला गया था क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर। बट एक खुशखबरी यही आई है, अभी वाटर होल जो सर्वे हुआ है उसने आइडेंटिफाई करके बताया है कि जो इस बार रिपोर्ट किए गए कि 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को काउंट किया गया है, जो कि वाटर होल सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर पिछला पॉपुलेशन देखा जाए तो 2022 में सेम सर्वे के अकॉर्डिंग 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी, और अब कितनी हो गया, 64 हो गया। सो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखी है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। सो किसी भी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करो, उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। सो अभी ये भी अच्छी बात है कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखी है। इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट 3 से 2 चीजें देख लेते हैं किसकी, हमारे ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर नेशनल पार्क है ये अपने आप में, मैं तो विजिट नहीं किया, बट आई होप कि मुझे कभी चांस मिले कि मैं यहाँ पे विजिट करूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी यहाँ की ज्योग्राफी है। आपको इसकी ज्योग्राफी पहले देख लेते हैं। इसकी ज्योग्राफी में आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे कम से कम 20%, मतलब नेशनल पार्क के अंदर सैंड ड्यून्स दिखेंगे। रेत के जो पहाड़ होते हैं ना उनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स, तो कम से कम 20 से 25% में सैंड ड्यून्स भी दिखेंगे आपको। यही नहीं, फिर आपको कुछ कुछ क्रैकी रॉक्स भी दिखेंगे। आधी जगह सैंड ड्यून्स नहीं होंगे, रॉक्स हैं, रॉक्स के बीच में क्रैकी रॉक्स आ रखे हैं। सोल्टी लेक भी आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। साथ के साथ ये एक लो रेनफॉल रीजन है, ऑब्वियसली लो रेनफॉल रीजन है। यहाँ पे 100 क्या होता है, 100 mm से नीचे रेनफॉल होती है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहने वाली है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली हॉट होता है और एरिड होता है, ठीक है। रात में पर यहाँ पे ठंड हो जाती है, विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि जो रेत होती है ना वो काफी ठंडी हो जाती है, राइट। अब ये तो इसकी हमने देख ली ज्योग्राफी। अब ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हो। अ सैंडी वंडरलैंड स्प्रेड अक्रॉस टाउन ऑफ जैसलमेर एंड बर्मार इन राजस्थान। लोकेशन तो आपको पता होगी कि डेजर्ट के नाम से आप कोई भी रैंडम गैस कर सकता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पे होगा, राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान में कहां पे है, जैसलमेर के पास है, ठीक है। अब ये होम है, बहुत ही ज्यादा फ्लोरा और फोना का होम है, ठीक है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं स्टार मार्क लगाना चाहूंगा 3 स्टार। जाते जाते ये क्वेश्चन याद रखना, उसके बाद क्लास को करते हैं हम वाइंड अप, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट ये 3 स्टार मैंने लगाए हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क के अंदर राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंट होता है, यहीं पे सर्वे किया गया। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है किसकी, राजस्थान की। ग्रेट स्टेट एनिमल कौन है, राजस्थान का कैमल, वो भी यहां पे प्रेजेंट होगा। स्टेट ट्री कौन सा है, राजस्थान का खेजरी, ये भी यहां पे प्रेजेंट है। स्टेट फ्लावर कौन सा है, राजस्थान का रोहिता, वो भी यहां पे प्रेजेंट है। सो राजस्थान का स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सारे की सारी चारों की 4 चीजें कहां पे प्रेजेंट है,
डेजर्ट नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में निकल के आ जाता है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 चीजें आ गई। सो इनको याद रखना, इससे आपको ये पता लग गया कि एनिमल भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, बर्ड भी कौन सी, ट्री भी कौन सा और फ्लावर भी कौन सा। और ऐसे ही आप जोन सी स्टेट से प्रेजेंट हो, कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या आपको पता है कि आपकी स्टेट का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल कौन सा है, पता है? सो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया उसी में से पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, विच इंडियन वुमेन एट द एज ऑफ 52 कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड माउंटेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको माउंटेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट कर दिया गया था, बट फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और 55 की एज में क्या किया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। इनका नाम क्या, ज्योति रात्रे है या संगीता बहल है या दीप्ता मलिक है या फिर निशा देवी है? क्या इनका नाम है, मुझे बताइए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और साथ के साथ मुझे बताना कि आपका स्टेट एनिमल कौन सा है या फिर स्टेट बर्ड कौन सी है। क्या आपको पता है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करके और वहां पे क्या है, ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ वेरी मच थैंक यू कि आपने ये सेशन को कंडक्ट किया और आई होप इस सेशन ने कुछ मीनिंग ऐड किया है आपकी लाइफ में। और ये जो डिटेल्स हैं एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो आई नो थोड़ी सी आज लेंथी चली गई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी के साथ कल भी मैं आपके पास आऊंगा, बट कल कुछ लाइट टॉपिक्स लेके आऊंगा जो कि हम 15 से 20 मिनट की वीडियो में खत्म कर सके, ठीक है। सो एक लेंथी वीडियो काफी है, कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। और साथ के साथ जिनके CUET के लास्ट स्लॉट हैं 29 मई को एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको भी ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़िए, जीके है हो जाएगी, GS पे फोकस रखिए आप अपनी तरफ से, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, बाय बाय।